डायमेंशनल एनालिसिस क्लास 11 के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जो हम पहले से ही पढ़ चुके हैं। हम लोग पहले क्लासेस में यूनिट्स दो प्रकार के होते हैं, एक है फंडामेंटल या बेस यूनिट्स और दूसरे हैं डिराइव्ड यूनिट्स। फंडामेंटल या बेस यूनिट वो यूनिट्स जो एकदम बेसिक होते हैं, जो इंडिपेंडेंट होते हैं, किसी और पर निर्भर नहीं करते और उनसे बाकी दुनिया में जितने भी यूनिट्स हैं उन सबको बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे नहीं, हम लोग सबके सब ही यहाँ पे दे रहे हैं। मीटर, सेकेंड, किलोग्राम, मोल, कैंडेला, केल्विन, एम्पियर, ये 7 जो एसआई यूनिट है उन 7 एसआई यूनिट की इकाइयाँ हैं और इन सब से ही दुनिया में सारी जितने भी इकाइयाँ हैं वो बनती हैं। जैसे डिराइव्ड यूनिट्स वो बाकी सभी इकाइयाँ हैं जो इंडिपेंडेंट नहीं है, जो इन सब से बनी है, बेस यूनिट से बनी है। क्या क्या है वो, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। फोर्स, फोर्स का यूनिट है, अगर ब्रेकअप किया जाए तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो यहाँ पे केजी, मीटर और सेकंड इन सब से बना है फोर्स का यूनिट। उसी तरह से चार्ज का यूनिट एम्पियर इंटू सेकेंड से, मैग्नेटिक फील्ड का केजी पर सेकेंड स्क्वायर एम्पियर टू द पावर -1, यहाँ पे पर एम्पियर बोलेंगे इसको इस तरह से। उसी तरह से यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 8.314 जूल प्रति पर केल्विन पर मोल। यहाँ जूल जो है वो भी बहुत सारे यूनिट्स का योगफल है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो दिख रहा है कि यूनिट्स दो प्रकार के होते हैं, एक फंडामेंटल या बेस यूनिट्स हैं जिनसे बाकी सब यूनिट्स बनते हैं और वो एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती हैं, और डिराइव्ड यूनिट्स वो यूनिट्स हैं जो इन सब से बनी हुई होती हैं। अब हम लोग डायमेंशंस के कंसेप्ट में आते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं। यूनिट ऑफ फोर्स हम लोग जानते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। केजी के लिए मास, मीटर के लिए लेंथ और सेकंड के लिए टाइम हम लोग बिठा देते हैं। तो उसके बाद मास को शॉर्ट में m, लेंथ को शॉर्ट में l, टाइम को शॉर्ट में t दे देते हैं। तो पावर्स, इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है और इसका पावर -2। तो ऐसे कह सकते हैं कि फोर्स की जो डायमेंशंस हैं दैट इज मास का पहला पावर, लेंथ का पहला पावर और टाइम का -2 पावर। तो इस तरह से अगर हम लोग लिखते हैं डायमेंशंस को तो उसे हम कहते हैं डायमेंशनल इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब समीकरण, बीच में एक इक्वल टू साइन रहेगा तो वही इक्वेशन है। और ये जो पावर्स हैं 1, 1 और -2, मास के ऊपर, लेंथ के ऊपर, टाइम के ऊपर, इन्हें हम लोग डायमेंशंस कहेंगे। और ये जो फॉर्मूला बना, ये फर्स्ट, ये थर्ड ब्रैकेट के अंदर जो है m टू द पावर 1, l टू द पावर 1, t टू द पावर -2, इसे हम लोग बोलेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स का। तो अब हम लोग डेफिनेशन में आते हैं। तो डेफिनेशन क्या है डायमेंशंस की? डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी गिव द रिलेशन ऑफ अ यूनिट विद द यूनिट्स फ्रॉम विच इट इज डिराइव्ड। मतलब यहाँ पे जो फोर्स का यूनिट है वो हम लोगों को किससे मिला है? मास, लेंथ और टाइम जो बेस यूनिट्स हैं या फंडामेंटल यूनिट्स हैं उन सब से ये डिराइव्ड यूनिट बना है फोर्स का। तो उनके अंदर जो संपर्क है उस संपर्क को जो प्रदर्शित करता है उसे डायमेंशन कहते हैं। तो बेस यूनिट से जब डिराइव्ड यूनिट बनते हैं तो जो रिलेशन है उसी को हम लोग डायमेंशन कहते हैं। रिलेशन को एक्सप्रेस कैसे करते हैं? दे आर एक्सप्रेस्ड एज द पावर्स टू विच द फंडामेंटल यूनिट्स आर रेज्ड टू ऑब्टेन द डिराइव्ड यूनिट। इसका मतलब है कि हम लोग कितना पावर दे रहे हैं एक एक को, एक एक बेस यूनिट पर, और उन पावर से हम लोग डिराइव्ड यूनिट को तैयार कर रहे हैं, तो उन पावर्स को हम लोग डायमेंशंस कहेंगे। और इस इक्वेशन को डायमेंशनल इक्वेशन, और ये जो फॉर्मूला बना इस फॉर्मूला को डायमेंशनल फॉर्मूला। मुझे लगता है ये क्लियर है। नेक्स्ट में जाते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में। क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ कितने तरह की होती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ हैं जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, जैसे लंबाई, चौड़ाई, एरिया। बहुत सब चीज़ें फिजिकल क्वांटिटीज़ नहीं होती, जैसे अच्छाई, सुंदरता, ये सब हम लोग मेजर नहीं कर सकते, इसीलिए ये फिजिकल क्वांटिटीज़ नहीं है। तो जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं वो 4 तरह की हैं। डायमेंशनल वेरिएबल्स, वो वेरिएबल, या वेरिएबल का मतलब वो नंबर जो फिक्स नहीं है, जिसका कुछ भी मान हो सकता है, जैसे वर्क और फोर्स, कोई भी मान हो सकता है। तो ये डायमेंशनल वेरिएबल हैं क्योंकि इनके डायमेंशन भी है और ये वेरिएबल भी है। अगर हम लोग बात करें डायमेंशन लेस वेरिएबल्स की, तो उस क्षेत्र में जैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी और एंगल इन रेडियन, ये सब के डायमेंशंस नहीं होते और ये सब वेरिएबल्स हैं। फिर बात करते हैं डायमेंशनल कांस्टेंट्स की।
ये कांस्टेंट है, मतलब स्थिर राशि, इसका मान जो है, जो वैल्यू है जो है वो फिक्स्ड एक नंबर है, ये नंबर चेंज नहीं होता समय के साथ साथ। तो जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसका एक फिक्स नंबर है, हालांकि इनके भी डायमेंशन है, इसीलिए ये डायमेंशनल कांस्टेंट है। और अगर इनके डायमेंशंस नहीं होते तो वो कहलाते डायमेंशन लेस कांस्टेंट। तो डायमेंशन लेस कांस्टेंट कौन है? कुछ नंबर जैसे 1 2 3 फिर पाई ई, ये सब नंबर जो है ये डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है और इनका कोई डायमेंशन भी नहीं है। बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। इस लेसन में सबसे इम्पोर्टेंट यही है, यहाँ से 11 क्लास का एक्चुअली पढ़ाई शुरू हो रहा है। देखो यहाँ पे ध्यान से, एक इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, क्लास 9 में सब लोग पढ़ चुके हो कि अगर इनिशियल वेलोसिटी है u, मतलब स्टार्टिंग में वेग था u, बाद में स्पीड बढ़ गया, हो गया v, और ऐसा करने के लिए एक्सेलरेट करना पड़ा, जो एक्सेलरेशन है वो है a इंटू टी। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे जो प्रत्येक टर्म है, ये क्लास 9 का सिलेबस था, ये जो प्रत्येक नाम टर्म है, ये v u और ए टी, इन तीनों का जो डायमेंशन है वो सेम होना चाहिए। डायमेंशन सेम होगा तभी हम लोग इक्वेशन में जोड़ सकते हैं। इसका मतलब कोई भी इक्वेशन है उसका जो प्रत्येक टर्म है, एक एक टर्म, प्रत्येक टर्म का डायमेंशन सेम होना चाहिए। ऑल द डायमेंशंस, यहाँ पे ऑल हैव डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी, यहाँ पे सबका वेलोसिटी का डायमेंशन है, इसका भी एटी का भी। तो इसका मतलब एटी का डायमेंशन भी वेलोसिटी का डायमेंशन ही है। तो ये है उसका प्रिंसिपल। इन एनी इक्वेशन द डायमेंशन ऑफ ऑल द टर्म्स मस्ट बी आइडेंटिकल, इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। एग्जाम्पल के तौर पे ये एक वैन डर वाल इक्वेशन है, ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे केमिस्ट्री में। तो ऐसे तो तुम लोग रियल गैस, ये रियल गैस के लिए इक्वेशन कह सकते हैं। ऐसे तुम लोग आइडियल गैस के लिए इक्वेशन, मतलब आदर्श समीकरण तुम लोग जानते थे पी वी इज इक्वल टू आर टी था, लेकिन रियल गैस के लिए वैन डर वाल एक वैज्ञानिक ने कहा था P प्लस ए बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी, ऐसा इक्वेशन होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर ए और बी का तुमको डायमेंशन निकालना है तो कैसे निकालोगे, ये बाद में तुम लोगों को वर्कशीट में भी दिया गया है। इस वीडियो के लास्ट में एक वर्कशीट है, वो तुम लोगों को सॉल्व करना है। उसका की यहाँ पर ही है, देखो इसको अगर हम लोग तोड़ेंगे तो इससे 4 टर्म मिलेंगे, p इंटू वी और p इंटू माइनस पी इंटू बी, ये माइनस पी वी हो गया, और ये तीसरा टर्म है a बाई वी स्क्वायर इंटू वी, मतलब a बाई वी, और चौथा टर्म a बाई वी स्क्वायर इंटू बी, मतलब माइनस ए बी बाई वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर टी। तो यहाँ पर जो प्रत्येक टर्म है, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, ये चारों टर्म के जो डायमेंशन है वो सेम होने चाहिए, और ये इस तरफ जो टर्म है इसके साथ बराबर होना चाहिए। तो उसको हम लोग यूज़ करके हम लोग ए और बी के डायमेंशंस निकाल सकते हैं। डायमेंशन एनालिसिस का यूज़ क्या है, उसका फ़ायदा क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। ये हम लोग देख सकते हैं कोई इक्वेशन सही है कि नहीं। अगर दोनों तरफ डायमेंशन सही है किसी इक्वेशन के, ये एग्जांपल के तौर पे दिया, मान लो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला दिया F इज इक्वल टू 6 mv स्क्वायर बाई आर, ये इक्वेशन गलत है, जानबूझ के गलत दिया गया है दिखाने के लिए कि तभी भी सही आएगा। देखो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में जो डायमेंशन है, अगर दोनों इक्वल हो जाएं, अगर नहीं हो तो फिर ये इक्वेशन गलत है, और अगर दोनों डायमेंशन सेम हो जाए तो इसका मतलब है कि इक्वेशन सही हो सकता है। एकदम होना कंपलसरी नहीं है, सही हो सकता है। लेकिन अगर दोनों तरफ डायमेंशन सेम नहीं है तो गलत ज़रूर है। लेकिन सही है कि नहीं वो एकदम 100% तो पता नहीं कर सकते, लेकिन ये ज़रूर पता कर सकते हैं कि गलत नहीं, सही भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर फोर्स का जो डायमेंशन है, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा m टू द पावर 1, l टू द पावर 1, t टू द पावर माइनस 2, और उसी तरह से राइट हैंड साइड में एम वी स्क्वायर बाई आर, 6 का कोई डायमेंशन नहीं होता, इसीलिए हमने 6 का कोई डायमेंशन नहीं लिखा। 6 तो एक नंबर है, नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता है। एम मास है, मास का मतलब कितना किलोग्राम, तो इसको हम लोग एम टू द पावर 1 लिखें। वी स्क्वायर, वी है मीटर पर सेकंड होता है, तो एल पर टी मतलब लेंथ पर यूनिट टाइम, एल टू द पावर 1, टी टू द पावर माइनस 1, ये वी की जगह लिखा, स्क्वायर था स्क्वायर बिठा दिया, और आर टू द पावर माइनस 1 है क्योंकि आर नीचे है, तो आर की जगह पे एल टू द पावर 1 हम लोगों ने लिख लिया। तो इसको अगर हम लोग एक लाइन में लिखें तो क्या आएगा, m का पावर है 1, l का कितना पावर है, यहाँ पे 1 इंटू 2 मतलब 2, और यहाँ पे है 1 इंटू माइनस 1 मतलब माइनस 1, तो l का टोटल पावर कितना हुआ 2 माइनस 1। उसी तरह से t का पावर है माइनस 2 यहाँ से, और t और कहीं नहीं है, सिर्फ यहीं पर है,
तो हम लोगों ने यहाँ बिठा दिया। अब इसको सॉल्व करके m टू द पावर 1 l टू द पावर 1 t टू द पावर -2, तो यहाँ पे देखो दोनों तरफ डायमेंशंस में क्योंकि सेम आए हैं इसीलिए हो सकता है कि इक्वेशन सही है। हालांकि एकदम सही नहीं है क्योंकि यहाँ पे 6 गलत है, यहाँ पे 1 होना चाहिए था। नेक्स्ट है डिडक्शन ऑफ रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। डायमेंशनल इक्वेशन का एक और यूज़ है कि हम लोग अलग अलग भौतिक राशियों के बीच में संबंध निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग ये बाद में भी पढ़ेंगे, अभी सब जान के रखो कि स्टोक्स लॉ बोल के एक लॉ है, विस्कोसिटी एक लेसन है, वहाँ पे हम लोग इस चीज़ को फिर से पढ़ेंगे। अपनी जानकारी के लिए ये कि कुछ कुछ 3 चीज़ों पर निर्भर करता है विस्कस ड्रैग। ये एन नहीं है, ये ईटा है। ईटा एक ग्रीक अक्षर है, जैसे अल्फा बीटा गामा डेल्टा ऐसा होता है, वैसे ईटा एक ग्रीक अक्षर है। या एन को थोड़ा नीचे की तरफ उतार देते हैं इस तरह से। ईटा के ऊपर निर्भर करता है, फिर निर्भर करता है आर के ऊपर, और निर्भर करता है v0 के ऊपर। v0 का मतलब टर्मिनल वेलोसिटी के ऊपर। तो यहाँ पे देखो ये कितना पावर के ऊपर निर्भर करता है। ये पावर्स हम लोग को नहीं मालूम है, ये पावर ए बी और सी, इनका मान हम लोग निकाल सकते हैं डायमेंशनल इक्वेशन के द्वारा। दोनों तरफ डायमेंशन सेम होने चाहिए। फोर्स का डायमेंशन हम लोगों ने लिख दिया, थोड़ी देर पहले भी हम लोगों ने पढ़ा था। ईटा का डायमेंशन दिया हुआ ये लिख देंगे। फिर आर एक रेडियस है, उसका डायमेंशन यहाँ पे दे दिया है, और v0 वेलोसिटी है, वेलोसिटी का डायमेंशन दे दिया। ये मैं बता दूं थोड़ा सा ये क्या है। ये एक्चुअली विस्कस ड्रैग का मतलब हुआ कि अगर मान लो कोई एक बॉल है और उस बॉल को तुम एक तेल के अंदर छोड़ दिए, तो आहिस्ते आहिस्ते उसके अंदर से पहले तो उसका स्पीड बढ़ेगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद एक कांस्टेंट स्पीड से गिरता रहेगा। वो कांस्टेंट स्पीड है v0। तो पूछा गया है कि कितना प्रतिरोध मिल रहा है उस बॉल को जब बॉल लिक्विड में गिर रहा है। जाहिर सा बात है, अगर हवा में गिरता तो फट से गिर जाता, लिक्विड में गिरेगा तो स्लोली गिरेगा। इसका मतलब लिक्विड से उसको एक प्रतिरोध मिल रहा है। वो लिक्विड में जो रेजिस्टेंस मिल रहा है वो कितना है, उस फोर्स को ही हम लोग विस्कस ड्रैग कहते हैं। तो उसका मान इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं कि ये ए बी और सी का वैल्यू कितना है, तो फॉर्मूला निकाल सकते हैं उसका। अब इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? m के पावर्स दोनों तरफ मिलाएंगे। बाईं तरफ m का पावर है 1, दाहिनी तरफ m का कितना पावर है 1 इंटू ए, मतलब सिर्फ a और कहीं नहीं है। तो मतलब a का मान 1 हो गया, आपको a का मान आपको पता चल गया। l के पावर दोनों तरफ इक्वेट कीजिए। l का पावर इधर है 1 और इधर l का पावर कितना है -a, फिर है +b और ये है +c, क्योंकि l यहाँ पे है, यहाँ पे c। तो हम लोगों के पास देख रहे हैं कि इधर l का पावर है 1 बाएं तरफ और दाहिने तरफ है -a +b और +c। और उसी तरह से t का पावर बाएं तरफ है -2, दाहिने तरफ कितना है -1 इंटू a, मतलब -a, और यहाँ पे -1 इंटू c, मतलब -c। तो -a -c। तो एक नंबर और 2 नंबर में देखो, एक नंबर से यहाँ पे a इज इक्वल टू 1 आ गया, यहाँ पे 1 बिठा दो तो यहाँ से c का भी मान आ जाएगा, वो भी होगा 1। तो a की जगह 1 बिठाएंगे, b की जगह 1 बिठाएंगे, या c की जगह 1 बिठाएंगे, तो देखेंगे b का वैल्यू भी 1 ही आएगा। इस तरह से a, b और c तीनों के वैल्यूज 1 आ गए। अब हम लोग कह सकते हैं विस्कस ड्रैग का फॉर्मूला है ईटा टू द पावर 1, r टू द पावर 1 और v0 टू द पावर 1। तो बाद में एक्सपेरिमेंट से समानुपात चिन्ह को समान चिन्ह में बदलने के लिए एक कांस्टेंट का जरूरत पड़ता है। उस कांस्टेंट का मान है यहाँ पे 6 पाई। तो एक्सपेरिमेंट से हम लोग पता कर सकते हैं, वैल्यू है 6 पाई। विस्कस ड्रैग का एक्सप्रेशन यहाँ पर फिर प्रूव हो गया। अब नेक्स्ट है लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस से क्या क्या चीज़ पता नहीं चलता है, उसकी सीमाबद्धताएं कितनी है, कहाँ तक वो कारगर है, किस किस लिमिट के बाद वो और कारगर नहीं है। जैसे देखो नंबर 1, इट कैन नॉट डिटरमाइन द डायमेंशनलेस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इन अ डायमेंशनल इक्वेशन। एक डायमेंशनल इक्वेशन है, वहाँ पर जो कांस्टेंट है उस कांस्टेंट का मान कितना है ये पता नहीं कर सकता। इसके जस्ट पहले स्लाइड में हमने f इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर v0 निकाला ना, वहाँ पे 6 पाई जो मान था वो तो एक्सपेरिमेंट से निकाला, ये इस डायमेंशनल एनालिसिस से नहीं निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने तुमको एक और 2 स्लाइड पहले बताया था f इज इक्वल टू 6 mv² बाई आर। मैंने कहा था कि वो 6 नहीं होना चाहिए, अगर रहेगा तो भी दोनों तरफ सेम दिखाएगा, नहीं रहेगा तो भी सेम दिखाएगा। इसका मतलब है नंबर्स अगर रहे तो नंबर्स या फिक्स्ड जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है उसका पता नहीं किया जा सकता
डायमेंशनल एनालिसिस। ये जो स्लाइड है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत आता है। इट कैन नॉट बी यूज्ड, इट का मतलब डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस कैन नॉट बी यूज्ड व्हेन अ फिजिकल क्वांटिटी इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे इससे पहले तुम लोगों ने देखा ईटा टू द पावर ए, फिर फिर नेक्स्ट क्या था ये देखो, आते हैं प्रीवियस स्लाइड में। ये देखो वापस देखो, ये ईटा टू द पावर ए, आर टू द पावर बी, वी जीरो टू द पावर सी, इस तरह से था। तो ये पावर्स के प्रोडक्ट के रूप में, मतलब पावर्स के गुणनफल के रूप में जब एक्सप्रेस किया जा रहा है किसी भौतिक राशि को, सिर्फ उसी क्षेत्र में ये संभव है। दूसरे क्षेत्र में हम लोग डायमेंशन एनालिसिस का उपयोग नहीं कर सकते। फिर है इट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। अगर वहाँ पे फंक्शन में एक ट्रिग्नोमेट्री का टर्म आ जाता, मान लो साइन थीटा कॉस थीटा कुछ घुसा होता, तो हम लोग नहीं कर पाते इसको सॉल्व। फिर है डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज में हैव सेम डायमेंशंस। अलग अलग भौतिक राशियों की सेम यूनिट्स हो सकती हैं, सेम डायमेंशंस हो सकती है, उस क्षेत्र में भी ये संभव नहीं है। अब डू इट योरसेल्फ, ये यहाँ पर एक होमवर्क दिया जा रहा है तुम लोगों को। चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन। इन इक्वेशंस के डायमेंशनल करेक्टनेस आप लोग चेक करेंगे। जैसे यहाँ पे वी स्क्वायर है, वी स्क्वायर का डायमेंशन क्या है वो देखना, यू स्क्वायर का डायमेंशन क्या है देखना, 2as का डायमेंशन क्या है देखना। तीनों का डायमेंशन अगर सेम है तो ये इक्वेशन करेक्ट है। उसी तरह से E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ई का डायमेंशन मतलब एनर्जी, एनर्जी का यूनिट लिखोगे, यूनिट से डायमेंशन में बदलोगे। फिर उसी तरह से मास का डायमेंशन जानते हो और स्पीड का भी डायमेंशन जानते हो, वहाँ बिठा लेना और दोनों तरफ अगर सेम आए तो फिर इट इज़ ओके। इसी तरह से वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम बाई आर, जी है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये यहाँ पे तुम लोग वैल्यूज बिठाओगे, अगर दोनों तरफ सेम आता है तो ठीक है, सेम नहीं आता है तो फिर ये इक्वेशन करेक्ट नहीं हो सकता है, और अगर सेम आता है तो करेक्ट हो भी सकता है। अब ये है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन दिस। इस इक्वेशन में और इसमें भी ए और बी का वैल्यू निकालना, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कैसे करना है। जो चार टर्म्स आएंगे उसको आर टी से इक्वेट करेंगे, फिर डायमेंशन दोनों तरफ बराबर करके ए का डायमेंशन और बी का डायमेंशन निकाल लेंगे। ठीक, यहाँ भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं सिर्फ विस्कोसिटी में, जैसे विस्कस ड्रैग वाला इक्वेशन आया था, एफ इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी ज़ीरो, वहाँ पर जैसे सॉल्व किया था ठीक इसको भी उसी पद्धति से आपको सॉल्व करना होगा। आप इन सब इक्वेशंस को सॉल्व कीजिए। कहीं पर और प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट भी कर सकते हैं या फिर बाद में मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो मैं आपको डिटेल्स में इनके सॉल्यूशंस बता दूंगा। कोशिश करना कि आप खुद से कर सकें। थैंक यू। आज इस वीडियो में इतना ही, अगले दिन एक नया पार्ट पढ़ा जाएगा।